आइए, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे बीए सिक्स्थ सेमेस्टर एसओसी 304 यूनिट 5 यमयन श्रीनिवास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यमयन श्रीनिवास का जीवन काल रहा है। तो यमयन श्रीनिवास का जीवन काल रहा सन 1916 से लेकर 1999 तक। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास का पूरा नाम है। तो यमयन श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास है। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास किस महान भारतीय समाजशास्त्री के शिष्य हैं। तो वो हैं जीएस घुरिये के शिष्य, जो भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास ने लंदन में किन विचारकों के साथ मिलकर कार्य किया। तो लंदन में इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड के साथ मिलकर काम किया था। अगला देखें, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1980 पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1980 पुस्तक के लेखक यमयन श्रीनिवास हैं। अगला देखें, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो 1966 में आई, इस पुस्तक के लेखक यमयन श्रीनिवास हैं। अगला देखें, श्रीनिवास की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो श्रीनिवास की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वो हैं ब्राह्मणीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभुजात, निरपेक्षीकरण या लौकिकीकरण। अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। यहाँ देखें, तो यमयन श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया है। तो यमयन श्रीनिवास ने सबसे पहले जो संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया वो अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडियंस, जो इंडिया 1952 में आई। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी पुस्तक में संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखें, तो अगले क्वेश्चन यह हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न या नीच हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। तो ये परिभाषा किसकी है। तो यमयन श्रीनिवास की है। इन्होंने संस्कृतिकरण की परिभाषा की दिया कि जब कोई निम्न जाति या निम्न जनजाति अपने से उच्च जाति प्रायः द्विज जाति का अनुसरण करती है तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। अगला देखें, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो होता मात्र पदमूलक परिवर्तन, पदमूलक परिवर्तन होता है। अगला देखें, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवस्था में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। यह कथन है। तो पूछा जा रहा है कि भाई जो संस्कृतिकरण है उसके द्वारा व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। तो ये सही है, केवल मात्र पदमूलक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन संस्कृतिकरण से नहीं होता व्यवस्था में। अगला देखें, संस्कृतिकरण एक दो तरफी प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है, किंतु श्रीनिवास ने इसे माना है। तो श्रीनिवास इसे एक तरफा प्रक्रिया मानते हैं, जबकि संस्कृतिकरण को दो तरफा प्रक्रिया माना जाता है। अगला देखें, संस्कृतिकरण द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में किस प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है। तो संस्कृतिकरण द्वारा जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसमें किस प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है। तो ऊर्ध्वगामी सांस्कृतिक गतिशीलता देखने को मिलती है। ऊर्ध्वगामी सांस्कृतिक गतिशीलता देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की गतिशीलता देखने को मिलती है। तो वो मिलती है क्षैतिज गतिशीलता। संस्कृतिकरण में जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो गतिशीलता दिखती है वो क्षैतिज, और सांस्कृतिक में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता देखने को मिलती है। अगला देखिए, संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन की एक डैश प्रक्रिया है। तो वो आंतरिक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक प्रक्रिया मानी जाती है। सामाजिक परिवर्तन की आंतरिक प्रक्रिया मानी जाती है संस्कृतिकरण।
अगला देखें, किस विचारक ने स्पष्ट किया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निर्बाध नहीं होती? यह यमयन श्रीनिवास। ये कहते हैं भाई जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया वो निर्बाध नहीं होती, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो कहने वाले कौन है? यमयन श्रीनिवास। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास ने किन जातियों को संस्कृतिकरण का आधार माना है? तो ये मानते हैं द्विज जातियाँ, अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। इन जातियों को इन्होंने क्या माना है? संस्कृतिकरण का आधार माना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का वास्तविक आधार किसे माना है? तो यमयन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का वास्तविक आधार माना है प्रभु जाति को। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास की किस अवधारणा को अवधारणाओं का समूह या अवधारणाओं का गुच्छा माना जाता है? वह है संस्कृतिकरण। अगला देखें, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृतिकरण एक बेढंगा शब्द है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है यमयन श्रीनिवास का। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संस्कृतिकरण एक बेढंगा शब्द है, कहने वाले श्रीनिवास है। अगला देखें, किसने संस्कृतिकरण की अवधारणा को संदर्भ समूह की प्रक्रिया का ही एक संशोधित रूप माना है? तो ये माना है कुप्पू स्वामी ने। ये कहते हैं कि संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है वो संदर्भ समूह का ही एक संशोधित स्वरूप है। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण को क्या माना है? तो यमयन श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण को व्यक्तिपरक माना है, व्यक्तिपरक माना है। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण को क्या माना? तो वो माना है वस्तुपरक। जो आधुनिकीकरण है वो व्यक्तिपरक है और जो पश्चिमीकरण है वो वस्तुपरक है। अगला देखें, पश्चिमीकरण शब्द नैतिक रूप से है एक तटस्थ शब्द। जो पश्चिमीकरण है वो नैतिक रूप से किस प्रकार का शब्द है? तो तटस्थ अवधारणा है एक। अगला देखें, किसके अनुसार जाति व्यवस्था में जाति गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है? ये कथन किसका है? तो यमयन श्रीनिवास का है। ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता या परिवर्तन संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के द्वारा संभव है। अगला देखिए, किस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता को मापा जाता है? तो मापा जाता है संस्कृतिकरण के द्वारा। जाति में होने वाले परिवर्तन को हम या गतिशीलता को हम संस्कृतिकरण के माध्यम से नाप सकते हैं। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आरंभ में किस नाम से संबोधित किया था? तो यमयन श्रीनिवास ने अपने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को सबसे पहले ब्राह्मणीकरण कहा था। अगला देखिए, ब्राह्मणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विचारक द्वारा किया गया? तो ब्राह्मणीकरण शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले अयप्पन द्वारा कर लिया गया था, श्रीनिवास से पहले। अगला देखें, किस विचारक द्वारा दक्षिण भारत के मैसूर में स्थित कुर्ग क्षेत्र का अध्ययन किया गया? तो किया गया है यमयन श्रीनिवास के द्वारा। अगला देखें, किसका मानना है कि भारत में जातियों में गतिशीलता संभव है? यह कहना कि जाति गतिहीन है गलत है। किसने कहा? तो यमयन श्रीनिवास ने कहा। यह माना जाता था कि जाति जो है वो जाति में गतिशीलता नहीं पाई जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जाति में गतिशीलता पाई जाती है। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर क्षेत्र में किस गांव का अध्ययन किया? तो यमयन श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर क्षेत्र में रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास द्वारा अध्ययन किए गए रामपुरा गांव का वास्तविक नाम क्या है? तो जो रामपुरा गांव, जिस रामपुरा गांव का अध्ययन यमयन श्रीनिवास ने किया था, उसका नाम है कोडकहल्ली नाम है उसका। ये ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला देखें, यमयन श्रीनिवास ने दक्षिण भारत की किस जाति को प्रभु जाति, ये गलत हो गया, जाट हो गया, उसको जात करिएगा, के उदाहरण के रूप में स्पष्ट किया है? तो है ओक्का लिंगा। यहाँ रामपुरा गांव में ओक्का लिंगा जाति के जो लोग थे वो प्रभु जाति के रूप में व्यवस्थित थे। किसने स्पष्ट किया कि प्रभु जाति कोई भी वह जाति है जो किसी गांव या क्षेत्र में अधिक संख्या के कारण सबसे शक्तिशाली होती है तथा आर्थिक और राजनीतिक रूप से जिसमें अपने प्रभाव का उपयोग करने की क्षमता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जातीय संस्करण में वह सर्वोच्च जाति हो। यह परिभाषा प्रभु जाति की दी गई है यमयन श्रीनिवास के द्वारा।
एक बार फिर से सुन लेते हैं इस परिभाषा को कि प्रभु जाति कोई भी जाति है, कोई भी जाति हो सकती है जो किसी गांव या क्षेत्र में अधिक संख्या के कारण सबसे शक्तिशाली है। संख्या अधिक होती है जिसके कारण से वो शक्तिशाली होते हैं। अगला, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का उपयोग करने की क्षमता होती है। तो आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी ये मजबूत होते हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परंपरागत रूप से जातीय संस्करण में जो सबसे उच्च स्थान पे है वही प्रभु जाति हो। वह संख्या, आर्थिक क्षमता और राजनीतिक क्षमता के आधार पर कोई भी जाति हो सकती है। तो ये परिभाषित किया एम.एन. श्रीनिवास ने। अगला देखें हम, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए श्रीनिवास ने किन आधारों को स्वीकार किया है। तो अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 2 आधार स्वीकार किए, पुस्तक दृष्टि और क्षेत्र दृष्टि। अगला देखें, किसके अनुसार जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। तो ये लाइन कहने वाले कौन है, तो एम.एन. श्रीनिवास हैं। अगला देखें, किसके अनुसार जाति प्रजातंत्र में सहायक है। तो एम.एन. श्रीनिवास ये मानते हैं कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है। अगला देखें, संरक्षणात्मक भेदभाव जिसको हम आरक्षण कहते हैं को आधुनिक विकास में किसने बाधक माना है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने आरक्षण को आधुनिक विकास में बाधक माना है। अगला देखें, एम.एन. श्रीनिवास ने किसी भी जाति को प्रभु जाति का दर्जा देने के लिए 6 तत्वों का उल्लेख किया है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने किसी भी जाति को प्रभु जाति कहने के लिए 6 तत्वों का उल्लेख किया। आप देख लें कि भाई आर्थिक शक्ति होनी चाहिए उसके पास, संख्यात्मक शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा होनी चाहिए, प्रशासन में नौकरियां होनी चाहिए और आय का बाहरी स्रोत भी इनके पास होना चाहिए। अगला देखें, एम.एन. श्रीनिवास ने किसी भी जाति को प्रभु जाति का दर्जा देने के लिए बताए गए 6 तत्वों में से किन 3 तत्वों को अति महत्वपूर्ण माना है। तो जो 6 तत्व उपरोक्त दिए गए हैं उनमें से 3 तत्व सबसे महत्वपूर्ण माना गया, वो है आर्थिक शक्ति, संख्यात्मक शक्ति, आधार और राजनीतिक शक्ति। तो ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं प्रभु जाति के लिए। अगला देखें, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में दी है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जो प्रभु जाति की अवधारणा अपनी दी है वो दी है द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में दिया है इन्होंने। आगे आए, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति या प्रमुख जाति की एक पूर्व शर्त है। तो प्रभु जाति या प्रमुख जाति की जो पूर्व शर्त है वो युवा आबादी होनी चाहिए। अगला देखें, एम.एन. श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में किस दृष्टिकोण पर जोर दिया है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में जिस दृष्टिकोण पर जोर दिया है वो दृष्टिकोण है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण। अगला देखें, किस विचारक को भारत में समाजशास्त्र को इतिहास परकवाद और संस्कृत विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय जाता है। तो ये जाता है एम.एन. श्रीनिवास को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें, किस विचारक ने संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण की प्रक्रिया माना है। तो संस्कृतिकरण को अग्रिम सामाजिकरण मानने वाले हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। अगला देखें, किस विचारक ने संस्कृतिकरण को विसंस्कृतिकरण का नाम दिया है। विसंस्कृतिकरण, तो वो दिया है डी.एन. मजुमदार ने। अगला देखें, लौकिकरण शब्द का अर्थ है कि उसे पहले धार्मिक माना जाता था, उसे अब वैसा नहीं माना जाता। ये कथन किसका है। ये कथन है एम.एन. श्रीनिवास का। ये लौकिकरण की बात कर रहे हैं कि लौकिकरण शब्द का अर्थ है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता। एम.एन. श्रीनिवास। अगला देखें, सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में लौकिकीकरण अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। यहाँ की हटा दीजिएगा यहाँ से। तो ये प्रस्तुत किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। सामाजिक परिवर्तन के लिए लौकिकीकरण की अवधारणा का इस्तेमाल किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार लौकिकीकरण का एक अनिवार्य तत्व है। तो लौकिकीकरण का एक अनिवार्य तत्व क्या है। धार्मिक व्यवहारों में बुद्धिवाद। अगला देखें, किस विचारक ने संस्कृतिकरण को जनजातीकरण कहा है। किस विचारक ने संस्कृतिकरण को जनजातीकरण कहा है। तो ये कहा है एस.एस. कालिया ने। अगला देखें, किस विचारक ने संस्कृतिकरण को कुलीनीकरण कहा है। तो संस्कृतिकरण को कुलीनीकरण कहने वाले जो विचारक हैं डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद हैं। अगला देखें, किसके अनुसार भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है या भारतीय गांव की निर्भरता एक
झूठ है, तो वह यमयन श्रीनिवास। अगला देखें, उच्च जातियों द्वारा यज्ञोपवीत त्यागने तथा मांसाहार करने की प्रवृत्ति परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाता है? यदि ऊंची जातियां या यज्ञोपवीत जातियां यदि मांस खाती हैं या यज्ञोपवीत त्याग देती हैं तो उन्हें इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहेंगे? तो असंस्कृतिकरण कहेंगे हम, असंस्कृतिकरण। अगला देखें, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को कर देती है तीव्र। जब पश्चिमीकरण होगा तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। अगला देखें, किसका मानना है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह तथा पूर्व आभासी समाजीकरण के साथ जुड़ी हुई है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे जुड़ी है? संदर्भ समूह और पूर्व आभासी समाजीकरण से। ये मानना किसका है? तो यमयन श्रीनिवास का कहना है या मानना है। श्रीनिवास स्वदेशीकरण के लिए सबसे अहम हथियार किसे मानते हैं? तो श्रीनिवास स्वदेशीकरण के लिए सबसे अहम हथियार मानते हैं फील्ड वर्क या क्षेत्र कार्य को। अगला देखें, किसका मानना है कि वर्ण एक सिद्धांत है जबकि जाति उसका व्यवहारिक रूप है? तो ये मानते हैं यमयन श्रीनिवास। क्या है कि भाई वर्ण जो है एक सिद्धांत है जबकि जाति उसका एक व्यवहारिक रूप है, श्रीनिवास। अगला देखें, एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में पश्चिमीकरण को विकसित करने का श्रेय किसे है? तो एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में पश्चिमीकरण को विकसित करने का श्रेय यमयन श्रीनिवास को है। अगला देखिए, पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन का एक डैश कारक है? तो ये है बाह्य कारक। पश्चिमीकरण क्या है? सामाजिक परिवर्तन का बाह्य कारक है। अगला देखें, श्रीनिवास ने भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के मॉडल में किसे सर्वाधिक महत्व दिया है? तो श्रीनिवास ने जो भारत में पश्चिमीकरण का मॉडल बनाया उसमें सबसे अधिक जो महत्व दिया वो ब्रिटिश शासन को दिया है। तो ये आज का वीडियो है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, जिससे कि हौसला बढ़ता रहे हमारा भी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।